हेलो बच्चों। तो हम लोग जो मोल कंसेप्ट यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोग मोल कंसेप्ट टॉपिक क्या कर चुके थे, खत्म कर चुके हैं। आज की जो सेशन स्टार्ट होगी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा वेपर डेंसिटी से। तो आज की जो टॉपिक स्टार्ट हो रही है वेपर डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेपर डेंसिटी। तो देखिए वेपर डेंसिटी क्या है, अगर बात करें वेपर डेंसिटी को डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, it is the ratio of density of gas to the density of hydrogen gas. It is the ratio of density of gas to the density of hydrogen gas. सिंपल सा अगर डिफाइन किया जाए तो वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा? तो वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी होता है किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। वेपर डेंसिटी क्या है बेटा? कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, या ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द relative density of gas with respect to density of hydrogen gas। तो बेटा वेपर डेंसिटी क्या हो गया कि वेपर डेंसिटी तुम्हारा किसी भी गैस की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के गैस में। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया कि ये रेशियो है किसका बेटा? गैस का। ये वेपर डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सा अगर बात करें कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस is equal to the density of gas upon density of hydrogen। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का डेफिनेशन क्या हो गया बेटा? कि it is the ratio of density of gas to the density of hydrogen gas। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है ना? कि वेपर डेंसिटी क्या हो गया बेटा? कि it is the ratio of gas to the ratio of hydrogen gas। कोई डाउट किसी को नहीं है? अब ध्यान दीजिए, आप लोग को मैं बताया था आइडियल गैस इक्वेशन का थोड़ा सा कहानी बता चुका था कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताया था बेटा आप लोगों को? कि जानते हो कि PV इक्वल टू क्या होता है बेटा? PV इक्वल टू nRT। तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो PV इक्वल टू मोल्स को क्या लिख सकते हैं? W/m RT लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए इस m को इधर लाना है तो PV इक्वल टू PM इक्वल टू W/V RT लिख सकते हैं। PM इक्वल टू W/V RT। अब देखिए PM इक्वल टू DRT, PM इक्वल टू DRT, D का मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू, देखिए डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू PM/RT। डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू PM/RT। तो वेपर डेंसिटी क्या है कि सबसे पहले यहाँ चीज फिर से मैं इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट आइडेंटिकल कंडीशन। सॉरी यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, एट आइडेंटिकल कंडीशन, एट
वेपर डेंसिटी क्या है बेटा कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट आइडेंटिकल कंडीशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट आइडेंटिकल कंडीशन। तो कोई डाउट नहीं है बेटा, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो PV इक्वल टू मोल्स को क्या लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास इनटू RT, तो Pn इक्वल टू V को इधर लाए W/V इनटू RT, तो Pn इक्वल टू क्या हो गया बेटा DRT, Pn इक्वल टू DRT, डेंसिटी, D को क्या बोल रहे हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू P इनटू Pn बाय RT, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू Pn बाय RT। कोई डाउट यहां तक किसी को समझ में आया बात? अब देखिए वहां से इसको लाके हम यहां पे पुट कर रहे हैं। अब क्या करना है कि इस रिलेशन में हम लोग पुट कर दे कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, अब देखिए आइडेंटिकल कंडीशन, डेंसिटी ऑफ गैस को क्या लिख सकते हैं कि P मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइडेड बाय P मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन RT, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है बेटा आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या हो गया प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस is equal to the molar mass of gas upon molar mass of hydrogen, vapor density of gas is equal to the molar mass of gas upon molar mass of hydrogen, तो vapor density of gas equal to क्या लिख सकते हैं बेटा molar mass of gas और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना बेटा 2, तो vapor density of gas is equal to the molar mass of gas into divided by 2। अगर हम बात करें कि मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 into वेपर डेंसिटी, मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा 2 into वेपर डेंसिटी। बात समझ में आया कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं कि डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू Pn by RT, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू Pn by RT, तो डेंसिटी ऑफ गैस Pm by RT, Pm by RT, Pm by RT क्या है आइडेंटिकल है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वेपर डेंसिटी को डिवाइड करते हैं, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू ध्यान रखिए वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, या मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू 2 into क्या हो जाएगा वेपर डेंसिटी। ध्यान कि ये जो वेपर डेंसिटी है ये यूनिट लेस होता है, तो इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया बेटा, तो वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का जो होता है वो यूनिट लेस होता है, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो वेपर डेंसिटी और मोलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन हो गया कि मोलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। m क्या है बेटा, तो m हो गया मोलिक्यूलर मास, m क्या हो गया मोलिक्यूलर मास, m क्या हो जाएगा मोलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मोलिक्यूलर मास बाय 2, या मोलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। कोई डाउट है ना? अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आया आप लोग को? नोट कर लीजिए। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कुछ करना है, तो सबसे पहले छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करना है। क्वेश्चन से देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ SO3H, if vapor density of SO3H is 40
is 40, find out value of x. If vapor density of SO3x is 40, find out value of x. अब यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा कि वेपर डेंसिटी इस गैस का 40 दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ 40। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x की वैल्यू, क्या पूछ रहा है बेटा x की वैल्यू। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए कि मोलर मास यानी मोलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू पर हेड 2 इनटू वेपर डेंसिटी। अब इसका मोलिक्यूलर मास बताइए। तो इसका मोलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इनटू 3 और x इनटू 2 इनटू 40। वेपर डेंसिटी कितना इसका 40। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो बेटा ये 80x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितना 1। कोई डाउट यहां से? अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट किया जाए। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि द वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस, द वेपर डेंसिटी of two gases, the vapor density of two gases are in the ratio, the vapor density of two gases are in the ratio of 1:3. Their molecular mass are in the ratio of their molecular mass are in the ratio of, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा ध्यान दीजिए कि द वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। मतलब दो गैसेस का वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। तो इसका क्या रेशियो पूछ रहा है बेटा, मोलिक्यूलर मास का रेशियो। क्या पूछ रहा है कि दोनों गैस के मोलिक्यूलर मास का रेशियो पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए आपका दिया हुआ है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B का रेशियो कितना है 1/3। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ गैस A अपॉन मोलर मास ऑफ गैस B का रेशियो क्या होगा। यही ना क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि मोलर मास पूछा है बेटा, तो मोलर मास ऑफ गैस A इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A। अगर हम बात करें कि मोलर मास ऑफ गैस B तो क्या लिखेंगे 2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B। अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोलर मास का जो रेशियो होगा मोलर मास ऑफ गैस A और मोलर मास ऑफ गैस B वो आपका सेम हो जाएगा कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B, जो कि कितना हो जाएगा बच्चा 1/3। रेशियो पूछ रहा था तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। तो वेपर डेंसिटी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। वेपर डेंसिटी का रेशियो बेटा किसके इक्वल, तो गैस के मोलर मास के रेशियो के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हम इस टॉपिक से कर लेते हैं छोटे छोटे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10⁻³ ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू 3.6 into 10⁻³ ग्राम पर ml। then the gas is ऑप्शन ए कह रहा है बेटा कि ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। और आपको गिवन दिया हुआ है कि गिवन दैट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन is equal to 9 into 10⁻⁵ ग्राम पर
इस क्वेश्चन का आपको आंसर पूछ रहा है कि इस चार ऑप्शन में से आपका कौन सा गैस होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर चारों का हमको ऑप्शन निकालना है, तो अगर हमको वेपर डेंसिटी गैस का निकल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला अभी लिखे हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना है 3.6 into 10 to the power minus 3, 9 into 10 to the power minus 5। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो नीचे आता है, तो हो जाएगा बच्चा 4 into ए आपका 4 into, अरे सिंपल है 10, 4 into 10 यानी 40। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बेटा कितना आ गया, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस आ गया 40। मोलर मास निकाल लेते हैं, तो मोलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, तो 2 into 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 80। और ऑप्शन में देखिए इसका मोलर मास 64, इसका मोलर मास 64, इसका मोलर मास 44, इसका मोलर मास 28 और इसका मोलर मास निकालिएगा तो बेटा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका डी हो गया। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्लियर है। एक क्वेश्चन और हम लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटे से क्वेश्चन और करते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन और हम लोग करते हैं कि इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज, क्वेश्चन है इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 14 then gas is ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन NO2, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है बेटा कि वेपर डेंसिटी गैस का दे रखा है, वेपर डेंसिटी गैस का कितना है 40 और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गैस होगा। तो अगर हम मोलर मास निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में मोलर मास अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मोलर मास यानी मोलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, तो 2 into 14, तो मोलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा, मोलिक्यूलर मास इस क्वेश्चन का 28। अब ऑप्शन चेक करते हैं किसका मोलिक्यूलर मास 28 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मोलिक्यूलर मास निकाले तो 28, इसका अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 32, ये आपका हो जाएगा 46, इसका मोलिक्यूलर मास निकाले तो 28। तो देखिए ऑप्शन ए और सी का मोलिक्यूलर मास कितना है 28, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। तो ए और सी की बेटा मोलिक्यूलर मास क्या है सेम है और वो किसके इक्वल है 28 के। तो ए और सी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो वेपर डेंसिटी वाले टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरुआत करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। आगे क्या अभिषेक सर आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन।
परसेंटेज कंपोजिशन of elements in compound. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, यानी किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड में क्या होगा उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग के दिमाग में परसेंटेज आता है तो परसेंटेज हमेशा हम लोग किस में निकालते हैं, 100 में। अगर जैसे ही हम लोग के दिमाग में परसेंटेज आया तो परसेंटेज हम लोग किस में निकालते हैं, 100 में। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 3 पेन है, ये 3 पेन है, इस तीनों पेन का अगर मान लेते हैं इस पेन का परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे कि 1/3 × 100 परसेंटेज निकालना है तो टोटल में निकालते हैं। तो वो इसका अगर निकालना होगा तो 1/3 × 100, अगर इस दोनों का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 2/3 × 100। तो किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या करते हैं कि उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड में डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास × 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट अगर बताना हो तो क्या करेंगे बच्चा कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड्स is equal to mass of element in compound upon molecular mass of compound multiply 100। तो किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज कंपोजिशन बताना है उस कंपाउंड में कि उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, तो क्या करेंगे बेटा कि उस एलिमेंट का मास निकालेंगे। क्या करेंगे, उस एलिमेंट का मास निकालेंगे, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है, फिर क्या करेंगे कि कंपाउंड के मोलर मास को कितने से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट calculate percentage composition of each element in calcium carbonate each। तो कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का बेटा क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is equal to कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 60 × 3। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना बेटा 100। तो आप क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैल्शियम निकालना है। तो कैल्शियम का ऐसे मास कितना है बेटा 40, टोटल मास कितना 100 × 100, ये हो जाएगा कैल्शियम का परसेंट कंपोजिशन कितना 40।
अगर हम बात करें कि परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12/100 इंटू 100, ये बेटा हो जाएगा 12%। अगर मैं बात करूं कि परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना एटम है 3 एटम है, तो 3 इंटू 16/100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 48%। कितना बचा 48%। तो कुछ क्वेश्चन और हम लोग इस पे रिलेट करते हैं कि इससे कुछ क्वेश्चन और रिलेट करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द percentage composition of carbon in ethane is, what is the percentage composition of carbon in ethane is। तो इथेन में कार्बन का क्या पूछ रहा है बेटा, इस इथेन में कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो इस इथेन में कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व किया जाए तो पहला काम क्या है कि मोलिक्यूलर मास निकालिए। तो मोलिक्यूलर मास ऑफ इथेन C2H6 इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 30। तो मोलिक्यूलर मास ऑफ इथेन कितना हो गया 30 हो गया। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना है कार्बन का, कितना एटम, तो 2 इंटू 12/30 इंटू 100, ये बेटा हो जाएगा 24/30 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है तो कर दीजिए, ये बेटा कितना हो जाएगा 80%। कितना, तो कार्बन का इसमें परसेंटेज कितना हो जाएगा 80%। एक क्वेश्चन हम लोग रिलेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहा है कि which one of the following has 75% of carbon, which one of the following has 75% of carbon is, करेक्ट कि दिए गए में से मतलब 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि 75% किसमें कार्बन प्रेजेंट है, 75% किसमें आपका कार्बन प्रेजेंट होगा, ये आपका जो ऑप्शन है। अब इसमें हमको करना क्या है कि हम लोग को ऑप्शन से निकाल लेते हैं कि किस में तुम्हारा कार्बन का परसेंट 75% है। तो सॉल्व अगर किया जाए ध्यान दीजिए, तो पहला का अगर निकाला जाएगा फर्स्ट के लिए परसेंट कार्बन, तो क्या लिखेंगे 24/30 इंटू 100, ये आपका 80% आया। सेकेंड ऑप्शन निकाल लेते हैं, तो सेकेंड में निकालिएगा तो 12/16 इंटू 100, ये आपका क्या 75%। अगर हम थर्ड ऑप्शन का बात करें तो ये भी देखिए ऐसे तो आंसर मेरा मिल गया। थर्ड का भी निकाल सकते हैं, तो परसेंट कार्बन इक्वल टू 36/44 इंटू 100 निकालते हैं। डी ऑप्शन में परसेंट कार्बन का बात करें तो 48/58 इंटू 100। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका बच्चा आंसर कितना हो गया, बी हो गया। ओके, तो हम लोग को देखिए 2 टॉपिक आज देख लिए, वेपर डेंसिटी देख लिए और परसेंटेज कंपोजिशन देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला
कि टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। देखिए केमिकल फॉर्मूला ऐसे मेनली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग को केमिकल फॉर्मूला 3 टाइप का होता है, लेकिन पहला हम लोग को पढ़ना है बेटा कौन सा फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला में पहला हो गया कि इंपिरिकल फॉर्मूला, जिसको ईएफ से डिनोट कर रहे हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि इट इज द फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला इन विच, sorry, the chemical formula which represents the simplest ratio of various elements, the chemical formula which represents the simplest ratio of various elements present in compounds called empirical formula. The chemical formula which represents the simplest ratio of various elements present in compound called empirical formula. बस समझ में आया कि empirical formula क्या है बेटा, कि किसी भी कंपाउंड में एटम का सिंपलेस्ट जो रेशियो होगा उसी को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड में एटम के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को ही हम लोग उस कंपाउंड का क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। बात समझ में आया। जैसे अगर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हम दे रहे हैं, यहाँ पे हम कंपाउंड दिए, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए और बोले कि इस कंपाउंड का बच्चा एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। कुछ कंपाउंड दिए और इसका क्या बताना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कंपाउंड में हम दिए यहाँ पे ग्लूकोज C6H6O6, ये आपका क्या है, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हमको क्या किसमें कन्वर्ट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर 2 से डिवाइड कर दे, यदि इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दे तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो CH2। तो ग्लूकोज की एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, तो ग्लूकोज की एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2। जैसे अगर मान लेते हैं हम लिए बेंजीन C6H6 किसका फॉर्मूला है, तो बेंजीन का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा जाए तो CH। जैसे अगर हम ले लिए C2H4, तो C2H4 इथीन का फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम दे इथाइन C2H2, यानी ए हो गया ये कंपाउंड लिख लेते हैं कि ये कंपाउंड हो गया और इस कंपाउंड का हमको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, CH। जैसे अगर हम मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट दिए, तो देखिए इसमें कोई भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं मिल रहा है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही हो जाएगा Na2CO3। जैसे अगर शुगर लिखे C12H22O11, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला C12H22O11 ही रहेगा। जैसे अगर हम कोई फॉर्मूला लिखे यहाँ पे C3H8, ये भी कट नहीं रहा है, ये भी इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम C3H6 दें तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, तो CH2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी CH2 आया और यहाँ से भी CH2 आया।
यहाँ से भी CH है और यहाँ से भी CH है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर एक लाइन यहाँ पे नोट कर ले कि दो या दो से अधिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा, सेम हो सकता है। टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स having two or more compounds have two or more compounds may have same empirical formula। मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। दो या दो से अधिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम हो सकता है। अब हम लोग पहला तो देख लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट हम लोग देख लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे ख्याल से अगर कंपाउंड दिया होगा तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि यदि आपको कंपाउंड्स दिया हुआ होगा उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। तो सिमिलरली दूसरा मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हम बेटा MF बोल रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या बोल रहे हैं, MF। द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला which represent the actual number of various elements present in compound। The chemical formula which represent the various element, the chemical formula which represent the actual number of various element present in compounds called molecular formula, called molecular formula। तो क्या कर रहा है बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला का कि किसी भी कंपाउंड में एटम के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ही हम लोग उस कंपाउंड का क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स is only one। तो किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ एक ही हो सकती है। एग्जांपल में लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देना हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एक्सेट्रा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है बेटा, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आई होप आज की लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग जो लेक्चर पढ़े वेपर डेंसिटी, फिर से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन पढ़े। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। बात समझ में आ गया आप लोग का? आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। अब क्या कीजिएगा कि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट्स बनाना है, फिर हम लोग से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। थैंक यू ऑल ऑफ